नमस्कार। आवाज़ आ रही है? ये चल रहा हो तो आप बैठ जाइए, कोई चिंता नहीं। ये चालू है, ये एंगल सेट हो तो आप बैठ जाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर्वप्रथम मुझे आपके सन्मुख उपस्थित होने के लिए जिन्होंने आमंत्रित किया है, मुझे ये अवसर दिया है, ऐसे आपकी कॉलेज के आचार्य श्री प्रिंसिपल सर, मैं संजय सर का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आज हम यहाँ पर जिस विषय को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, सबको आवाज़ आ रही है ना पीछे? हिंदी बराबर है? तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा, ये शब्द हमने पहली बार सुना और हमें पता चला कि अभी हमें ये विषय इस वर्ष से पढ़ना है, सेमेस्टर 1 में और 3 में। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा शब्द सुनकर हमारे मन में क्या आया कि ये कुछ भारत की परंपराओं की बात होने वाली होगी, भारत की संस्कृति की बात होने वाली, ऐसा ही दिमाग में आया होगा ना, कि कुछ इससे हट करके कुछ और मन में आया कि भारतीय ज्ञान परंपरा इसके विषय में। कुल मिला के ये शब्द सुनकर हमारे मन में यही आता है कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा अर्थात भारत की बात होगी। ऐसा है भी। लगभग 5-1 वर्ष पुरानी बात है। मैं ट्रेन के द्वारा दिल्ली से सूरत आ रहा था, तो मुझे मतलब मैं जहाँ मेरी सीट थी, तो सामने कुछ आपके जैसे, आपसे थोड़े बड़े शायद, एक ग्रुप था, कॉलेजियन युवाओं का ग्रुप था, जिसमें 2-3 लड़के 2-3 लड़कियां थी। उनकी चर्चाएं चल रही थी। तो वो मुंबई की किसी बहुत प्रतिष्ठित, मैं कॉलेज का नाम भूल गया हूँ और शायद देना भी नहीं चाहिए ऐसी कॉलेज का नाम जिसके विषय में बात हो रही है। वो बता रहे थे कि हमारी कॉलेज में तो ऐसा, हमारी कॉलेज में ऐसा। उत्तर भारत के वो दिल्ली और हरियाणा और यूपी के बच्चे थे। तो उनकी बातें 10-15 मिनट मैंने सुनी। वो कह रहे थे कि अभी बस ग्रेजुएशन पूरा हो जाए और जैसे ही हम लोग फाइनल ईयर में जाएंगे उसके पहले ही जॉब मिल जाएगी। मुझे तो कनाडा जाना है, मुझे तो अमेरिका जाना है, एक जन बोल रहा था मुझे LA जाना है। ऐसी सब बातें चल रही थी। तो 10-15 मिनट उनकी बातें सुनने के बाद मैंने सोचा मुझे इनसे बात करनी चाहिए। तो मैंने उनसे बात की कि आप क्या करते हो वगैरह वगैरह बताया। तो उनमें से एक लड़के ने मुझे ऐसे कहा, उसकी कॉलेज का नाम लेकर के, कि इसमें इतनी एप्लीकेशन आती है और उसमें से कुछ 300 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। कुछ उसने बहुत बड़ा आंकड़ा बताया था, 2-4 लाख एप्लीकेशन आती है। वहाँ पे एडमिशन मिलना मतलब सौभाग्य की बात है। यहाँ एडमिशन मिल गया मतलब लाइफ सेटल है। और यहाँ एडमिशन मिला मतलब आपकी अमेरिका में, लॉस एंजलिस में और ऐसे किसी बड़े शहर में, सिलिकॉन वैली में और ऐसी जगह पे जॉब कंफर्म। मतलब यहाँ एडमिशन मिला मतलब लाइफ सेटल है। मतलब वाह, बहुत बढ़िया बात है। फिर मैंने बोला आप कंफर्म है सब लोग बाहर ही जाओगे? तो उसने कहा हाँ हम लोग। उसने ऐसा कहा, मैं तो राह देख रहा हूँ कि कब ये कॉलेज पूरी हो और कब मैं यहाँ से निकलूँ। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसका जो भाव था, वो इस प्रकार था कि जैसे उसे यहाँ पर घुटन महसूस हो रही है कि यार ये भी कोई देश है। तो मैंने उसको पूछा कि भाई कहाँ जाने वाले हो? तो उसने मुझे बताया यहाँ जाऊँगा, ये वो। उसने एक वाक्य उसमें बोला जो मुझे याद रह गया। एक टर्म उसने बोली, उसने कहा वी रेंट आवर डिग्रीज। हम क्या करते हैं, हम अपनी डिग्री को भाड़े पे देते हैं। मतलब जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन होगा, जैसे ही हमारी पढ़ाई पूरी होगी, हम अपनी डिग्री के आधार पे हम डिग्री वहाँ देंगे और हम पैसे बनाएंगे। इस प्रकार का उसका भाव था। मैंने कहा यार आप जैसे बता रहे हो कि जिस प्रकार की आपकी कॉलेज है, इसकी इतनी डिमांड है, तो आपको भारत में कुछ करना चाहिए। फिर उन्होंने जो बातें बोली मैंने 10-1 मिनट सुनी। उन बातों का सार ये था कि भारत में क्या कुछ करने जैसा है? मतलब क्या समस्या है? तो बोला यहाँ नॉलेज की कीमत ही नहीं है। पहली बात तो हमारे सोसाइटी को नॉलेज क्या होता है पता नहीं है।
यहाँ का पॉलिटिक्स इतना गंदा है, यहाँ का सिस्टम इतना गंदा है कि इस देश में रहने जैसा क्या है कि आप बोल रहे हो इस देश में आपको रहकर कुछ करना चाहिए। ये उसके शब्दशः उसने ये बोला मुझे कि है क्या। मैंने बोला ऐसा नहीं है, अपना देश भी ऐसा, थोड़ा मैंने मेरी तरीके से बात बताई, वो सारी बातें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उसने कहा यदि हमारे देश में अंग्रेज नहीं आए होते तो हमारे देश में रेल की जो नेटवर्क है वो कभी डेवलप ही नहीं हो पाता। और उसने मुझे बताया कि अंग्रेजों ने इतना इतना रेलवे का पटरी का नेटवर्क बिछाया था और अंग्रेज जाने के बाद हमने इतना बिछाया जो उनसे कम है। अंग्रेज आने से हमारे यहाँ एजुकेशन आया और आज हमारी वैल्यू है, हम तो अनपढ़ लोग थे, ऐसा उसने मुझे बोला। तो आपको क्या लगता है ये बात सत्य है क्या? हमारे यहाँ कॉलेज अंग्रेजों आने के बाद हमारे यहाँ बनी, हमारे यहाँ शिक्षा का आरंभ वहाँ से हुआ, हम सिविलाइज्ड उनके आने से होना आरंभ हुए, चम्मच से खाना हमने शुरू किया। उसके पहले तो हम अनपढ़ लोग थे, हमारे यहाँ कोई साइंस नहीं था, हमारे यहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे यहाँ कोई सोशल साइंस की थ्योरी नहीं थी, हमारा कोई चिंतन नहीं था, हमारे यहाँ पढ़ाई शिक्षा रिसर्च इन सब में हम जीरो थे। कृपा उन अंग्रेजों की कि आकर के हमारे जैसे अनपढ़ लोगों को उन्होंने शिक्षित किया। इस बात का यही अर्थ होता है। हमें पढ़ाया भी ये गया। मैं आपसे पूछूं कि भारत की खोज किसने की? हमने क्या पढ़ा है किताबों में, पुस्तकों में, स्कूलों में? वास्को डी गामा। वास्को दी गामा। आप कॉलेज के छात्र हैं, आज भी हमारे मन मस्तिष्क में यही चित्र है कि भारत की खोज वास्को दी गामा ने की। इस मात्र एक उदाहरण से हमारे साथ क्या षड्यंत्र हुआ है, किस प्रकार हमारे इतिहास को मैनिपुलेट किया है। केवल मैनिपुलेट नहीं किया, इतिहास के नाम पर हमें प्रोपेगेंडा पढ़ाया। और ये सब क्यों हुआ? आज आप में से अधिकतर आज भी मेरे इतने बोलने के बाद, क्योंकि हमने वही पढ़ा है, आपने कहा वास्को दी गामा ने भारत की खोज की, 1498 में वास्को दी गामा भारत आया और भारत की खोज की। लेकिन ये पढ़ते समय, मैं तो कहता हूं पढ़ते समय नहीं, ये लिखने वाले को ये विचार क्यों नहीं आया कि यदि वास्को दी गामा ने भारत की खोज की है तो वास्को दी गामा आने से पहले भारत कहीं खो गया था क्या, कि उसने आकर हमारी खोज कर ली? ये प्रश्न हमारे मन में कभी आया? वास्को दी गामा ने भारत की खोज की, इसका यह अर्थ होता है कि उसके पहले भारत नहीं था। यह कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा मिथ, और मैं कहता हूं षड्यंत्र। किसी को यह लिखने की क्यों आवश्यकता पड़ी कि वास्को दी गामा ने भारत की खोज की? और क्या उसका पूरा इतिहास भी हमको बताया गया कि वास्को दी गामा कैसे आया, क्या था? किसी ने कहीं लिखा है? अपने कुछ 170 जितने नाविकों के साथ में 4 बड़े जहाज लेकर के या 40 जहाज लेकर के वो निकला वहां से, पोर्तुगल से। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो यहां क्यों आया, कभी बताया? वास्को दी गामा भारत क्यों आना चाहता था? कोलंबस ने भारत की खोज के लिए, वो भारत खोजता खोजता कहां पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। लेकिन वो आना कहां चाहता था? भारत आना चाहता था। वास्को दी गामा भारत आना चाहता था, बाबर भारत आना चाहता था, मेगास्थनीज भारत आना चाहता था, ह्यूएन सांग वो भी भारत आना चाहता था। ये सब लोग भारत क्यों आना चाहते थे? जब हमें यह पढ़ाया गया कि वास्को दी गामा ने भारत की खोज की, तो हमें यह क्यों नहीं बताया कि ये वास्को दी गामा पोर्तुगल से यहां आना क्यों चाहता था? कहीं लिखा है? आज कोई युगांडा जाना चाहता है क्या आप में से? आप में से नहीं, ओवरऑल भारतीय समाज में जो यूथ आज IELTS की परीक्षा दे करके, कोई रवांडा युगांडा जाना चाहता है? अमेरिका जाना चाहते हैं ना लोग, कनाडा जाना चाहते हैं, क्यों? यहां ऐसा क्या था कि जो पीढ़ियों को भारत में आने के लिए प्रेरित कर गया? यदि जैसा हमारे मस्तिष्क में है कि अंग्रेज आने के बाद हम लोग शिक्षित हुए, मुगल आने के बाद हम लोग सुसंस्कारित हुए, तो उसके पहले यदि हमारे पास कुछ था नहीं, कुछ नॉलेज सिस्टम नहीं थी, तो ये लोग भारत क्यों आना चाहते थे?
कभी नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, किसी पुस्तक में नहीं लिखा, कहीं फिल्मों में नहीं लिखा। और हमारे यहाँ क्या विमर्श बनाया गया कि भारत तो एक देश था नहीं, वो तो अंग्रेजों ने अलग अलग राज्य रजवाड़े एकत्रित करके अंग्रेजों के आने के बाद ये देश बना। अंग्रेजों के आने से पहले भारत नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। भारत में जिनकी बहुत प्रतिष्ठा है और प्रसिद्ध है, ऐसे फिल्मी एक्टर से लेकर के हम जिनको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इतिहासकार मानते हैं, ऐसे प्रोफेसर्स मानते हैं, इन लोगों ने हमें ये झूठ बातें बताई। क्यों बताई होगी? कभी सोचो, मैं वास्को दी गामा की बात कर रहा था, किसी ने वास्को दी गामा का नाम सबने सुना है, किसी ने कांजी मालम का नाम सुना है? किसी ने कांजी मालम ये नाम सुना है क्या? नहीं सुना ना। वास्को दी गामा को पूर्वी अफ्रीका से भारत तक का रास्ता बताने वाला गुजरात का कच्छी व्यापारी जिसका नाम कांजी था, उसने भारत तक का उसे रास्ता बताया। और ये कांजी को कालीकत जाना था मसाले भरने के लिए, इसलिए ये वास्को दी गामा को कालीकत लेके गया। और हमारी किताबों में क्या लिखा कि 1498 में फलानी तारीख को वास्को दी गामा भारत के कालीकट बंदर पे पहुंचे और उस दिन से भारत की खोज हुई। किसी ने कांजी मालम का नाम क्यों नहीं लिखा? वास्को दी गामा ने लिखा कि ये कांजी मालम वास्को दी गामा लिखता है कि इसके जहाज मेरे जहाजों से अधिक प्रगत थे, मतलब अधिक मॉडर्न थे, अच्छे बेहतर थे। वो कहता है कि 40-40 लोगों को लगा करके हमारे जहाज की जितनी स्पीड नहीं थी, उससे 3 गुना अधिक आकार में जहाज कांजी मालम के थे। और हमारे से आधी संख्या से भी कम, मतलब 40 के आधा होता है 20 से भी कम लोग उसे, पहले तो इंजन हुआ नहीं करते थे, फिर भी उसके जहाजों की स्पीड मेरे जहाजों से ज्यादा थी। मतलब भारत के पास नौ विज्ञान था कि नहीं, नेवी का साइंस था कि नहीं, जहाज बनाने का आर्ट था कि नहीं, केवल था ऐसा नहीं, यूरोप में जो जहाज बनाने की विद्या थी उससे अधिक एडवांस साइंस हमारे यहां पे था जहाज बनाने वाला। और हमारा कच्छ का मांडवी का एक कांजी मालम साउथ अफ्रीका तक जाता था मसालों के और कपड़े के व्यापार के लिए। यदि कांजी मालम को वहां पे कालीकट नहीं जाना होता, कच्छ आना होता, अपने घर आना होता उस समय, तो हमारी पुस्तकों में क्या लिखा होता कि वास्को दी गामा कच्छ के मांडवी बंदर पर फलानी तारीख को पहुंचा और वहां भारत की खोज हुई। इस वास्को दी गामा ने भारत में क्या किया ये भी कहीं लिखा नहीं है। दक्षिण भारत का वहां जहां वो पहुंचा कालीकट, झामोरिन राजा बोलते हैं उसका नाम, जो राजा था, उसके सैनिकों के कान काट करके उसके स्थान पर कुत्तों के कान उसने सिलवाए। ये हमने कभी पढ़ा? उस वास्को दी गामा के नाम पर आज गोवा में एक शहर है, गूगल पे सर्च करो आप। जिस व्यक्ति ने भारत में आकर के भारत के लोगों के कान काटकर, और इसके आगे का भी मैं बताता हूं, वहां के जो स्कॉलर्स थे जिसे हम पंडित कहते हैं, ऐसे पंडितों के नाक और कान काटकर उसकी सब्जी बना करके लोगों को खिलाया। ये ब्रुटैलिटी हमारे इतिहास में लिखी गई क्या? वास्को दी गामा को ग्लोरीफाई किया, बहुत बड़ा साहसी। अरे साहसी था, लेकिन हमारे यहां आकर उसने क्या किया और कौन सा साहसी था वो? कांजी मालम नहीं होता तो कभी भारत नहीं पहुंच पाता। जैसे कोलंबस अमेरिका पहुंच गया और उसे उसने इंडिया कहा शुरुआत में, ऐसे ही वास्को दी गामा भी साउथ अफ्रीका पहुंच गया था, वो कहता वो इंडिया है। तो हमारे पास, हमारे साथ कुछ तो षड्यंत्र हुआ। वास्को दी गामा ये कहता है कि इसके जहाज मेरे से 3 गुना बड़े और 3 मंजिला है, उसके डेक 3 मंजिला है। मतलब हमारे पास विज्ञान तो था। हमें क्या सिखाया गया? हमें स्कूलों में, कॉलेजों में, हमारे सिलेबस में जो साइंस पढ़ाया गया, जो सोशल थ्योरी पढ़ाई गई, वो किन्होंने लिखी हुई है? वो सारा यूरोप से लिया गया है। अब यूरोप में कोई नॉलेज नहीं था, हम ये नहीं कह रहे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यूरोप में वहां की देशकाल परिस्थिति के अनुसार उन्हें जो ठीक लगा वो उन्होंने किया, लेकिन वही यूनिवर्सल सत्य है ऐसा मान करके पूरी दुनिया में उसको लागू करने का प्रयत्न हुआ।
और इस कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस में हमारी जो पारंपरिक नॉलेज ट्रेडिशन थी उसको सिस्टमेटिकली खत्म किया गया। हमको इतिहास कहां तक पढ़ाया जाता है? आजादी की लड़ाई, मध्ययुगीन इतिहास, उसमें भी सब उल्टी उल्टी चीजें बताई जाती हैं। जिन लोगों ने भारत की संस्कृति को नष्ट किया, भारत की नॉलेज ट्रेडिशन को नष्ट किया, उनके नाम पर आज हमारे यहां चौराहे हैं, उनके स्टैच्यूज हैं। आज जर्मनी में जहां का हिटलर था, या जर्मनी छोड़ो, वहां या फिर यहूदी लोग इजराइल में, क्या हिटलर का स्टैच्यू हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हमारे यहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी पुराने समय में। आज जैसे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के लिए लोग लालायित होते हैं, एक समय में पूरी दुनिया से लोग नालंदा में पढ़ने के लिए आते थे। किसी ने पढ़ा, सुना किताबों में? 4 लाइन पढ़ी होगी। उस नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने वाले बख्तियार अली खिलजी के नाम पर हमारे यहां आज एक रेलवे स्टेशन है। बख्तियार अली खिलजी ने नालंदा की लाइब्रेरी जलाई क्यों? उसे तो धन लूट के चला जाना चाहिए था, अगर वो केवल धन के लिए आक्रमण किया था तो। उसने नालंदा जलाई, ऐसा कहते हैं। 6 महीने तक उसकी लाइब्रेरी, मतलब उसकी पुस्तकें जलती रही, और 9 फ्लोर की लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो हम ऐसे एरे गेरे नत्थु खेरे लोग थे क्या? हमारे पास कोई साइंस नहीं था। उस साइंस को हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे सिलेबस में, हमारे कैरिकुलम में नहीं लाया गया। हमें उससे वंचित रखा। क्यों रखा? क्या फर्क पड़ता है उससे? ये साइंस ऑफ डोमिनेशन है। किसी राष्ट्र को, किसी सिविलाइजेशन को खत्म करने के लिए वहां के लोगों को मार देना आवश्यक नहीं है। उन लोगों का विमर्श बदल दो, सोच बदल दो, उनकी परंपराएं बदल दो, उनकी कहानियां बदल दो, उसके मन का भाव बदल दो, उसकी आत्मश्रद्धा बदल दो, वो राष्ट्र खत्म हो जाता है। उसका उदाहरण हमारे सामने है। हमारे यहां जो पारसी लोग हैं वो मूल कहां के? आज का ईरान, पुराना पर्शिया। आज पर्शियन लोग जो पुराने वहां थे आज भी वहां हैं, भूमि भी है, लेकिन क्या पर्शिया आज है? क्यों? लोगों की सोच बदल दी, कल्चर बदल दिया, धर्म बदल दिया, राष्ट्र खत्म हो जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, हमारी एजुकेशन सिस्टम जिसने डिजाइन की है, उस मैकॉले ने इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में, मैकॉले मिनट्स नाम से ये डॉक्यूमेंट आज भी इंटरनेट पर अवेलेबल है, भारत सरकार ने भी उसको प्रकाशित किया। वो मैकॉले ने क्या कहा कि यदि हमें भारत को गुलाम बनाए रखना है लंबे समय के लिए, तो इनके रूट्स तो बहुत अंदर तक है। यदि हमें इस राष्ट्र को गुलाम बनाए रखना है तो हमें इस देश की संस्कृति और शिक्षा को बदलना होगा। और ऐसा करने से क्या होगा कि हम ब्रिटेन के इंटरप्रेनर्स, हमको ब्रिटेन के ट्रांसलेटर्स इसमें से प्राप्त होंगे, ट्रांसलेटर्स। और जो महारानी की सेवा में क्लर्क केवल बना पाए, ऐसी एजुकेशन सिस्टम उसने डिजाइन की। आप में से कई लोगों के दिमाग में अभी भी ये होगा कि हमारे घर से हम पढ़ लिखने वाली पहली या दूसरी पीढ़ी हैं, हमारे दादा दादी तो अनपढ़ हैं। उस मैकॉले ने और इस अंग्रेज सरकार ने भारत में जब ये मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट की, उसके पहले उसने भारत में सर्वे किया कि भारत में एजुकेशन की क्या स्थिति है। हमने रिसर्च नहीं किया, हमने सर्वे नहीं किया, अंग्रेजों ने सर्वे किया है। और उस सर्वे के अनुसार, उस डेटा के अनुसार, उनका डॉक्यूमेंट है, हमारा नहीं है। हम तो अपने आप को मान लो महिमा मंडित करने के लिए कुछ झूठ भी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने जो रिसर्च किया, सर्वे किया, उसके अनुसार भारत के गांवों गांवों में स्कूल्स हुआ करते थे, महाविद्यालय हुआ करते थे, जिसे हम गुरुकुल कहते थे। और गुरुकुल के संबंध में हमारे मन में आज क्या धारणा है कि गुरुकुल मतलब यहाँ वेद, यहाँ कर्मकांड, पूजा, अध्यात्म, यही सब होता होगा। यही हमारे दिमाग में है ना। मैकॉले ने लिखा है कि इनके गुरुकुलों में मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती है, फिजिक्स की पढ़ाई होती है। इसे खत्म करना होगा।
अब आप समझो किसी देश को कॉलोनाइज करने के लिए उसकी एजुकेशन सिस्टम क्यों बदलनी पड़ती है? क्योंकि हमारे आपके और मेरे दिमाग में जो विमर्श है, जब तक हम अपने रूट्स से कट नहीं होंगे तब तक हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर पाएगा। हमारे मन में यदि हमको गुलाम बनाना है लंबे समय के लिए, दो चीज़ें हैं। एक है इन्वेजन, कि सीधा आपकी छाती पर बैठ करके आपका गला दबा करके आपसे जो काम करवाना है वो करवाना, और दूसरा तरीका होता है कॉलोनाइजेशन, कि प्रत्यक्ष तो आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया के बाद आप अपने आप आपका फंक्शनिंग ऐसा हो जाएगा जो कॉलोनाइजर के अनुरूप होगा। आज ऐसा है कि नहीं? हमारे मन में हमारे गांव देहात के जो हमारे लोग हैं उनके प्रति, हमारी जो परंपराएं हैं उसके प्रति, हमारी जो खान पीन है, जो हमारा भोजन है उसके प्रति लघुता का भाव है या नहीं है? हमें लगता है कि ये गोरी स्किन वाले सूट बूट पहनने वाले लोग अर्थात शिक्षित, और हमारे गांव देहात में जो धोती झब्बा पहनता था वो व्यक्ति अशिक्षित है। क्यों? केवल इसलिए क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं आती। ये भाव कम अधिक मात्रा में हमारे सबके मन में है, क्योंकि हम सब लोग इस मैकॉले के द्वारा डिजाइंड एजुकेशन सिस्टम के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा वापस क्यों लानी है? क्योंकि भारत का जो साइंस था, भारत का जो लिटरेचर है, भारत की जो सोचने की एक पद्धति है, उसे फिर से लाना है। उसे फिर क्यों लाना है? केवल हमारी है, प्राचीन है इसलिए लाना है? केवल इसलिए नहीं लाना है, वो श्रेष्ठ है इसलिए लाना है। आप में से किसी ने कैलाश मंदिर का नाम सुना है? कहाँ है कैलाश मंदिर? कोई बता सकता है? एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में। जीवन में एक बार वहां जाकर के फोटो नहीं खिंचाई तो जिंदगी बेकार है। एफिल टावर क्या है? उसकी विशेषता क्या है? लोहे का एक स्ट्रक्चर है, इसके अलावा कुछ उसका वैशिष्ट्य है? हमने एफिल टावर का नाम सुना है। एफिल टावर के नीचे शादी के बाद कपल में जाकर के फोटो खिंचवाना हमें बहुत आनंददायी लगता है, गौरवास्पद लगता है, लेकिन हमें कैलाश मंदिर का नाम तक नहीं सुना, और सुना है तो केवल नाम हमें पता है। कैलाश मंदिर कहाँ है हमें पता नहीं है, उसका वैशिष्ट्य क्या है हमें पता, क्योंकि हमारी किताबों में कभी लिखा ही नहीं ना। हमें केवल ताजमहल ताजमहल ताजमहल, भारत में ताजमहल के अलावा कुछ था ही नहीं कभी। कैलाश मंदिर आप जाकर के गूगल पे सर्च करना, भारतीय होने का गौरव छोड़ो, हिंदू होने का गौरव छोड़ो, उस मंदिर के आर्किटेक्चर का आप अध्ययन करो, आपको मानव होने का गौरव प्राप्त होगा। कि कोई सिविलाइजेशन, किसी भूमि के लोग कितने एडवांस हो सकते हैं। किसी सिविल इंजीनियर्स का साइंस, उनकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो सकती है। उस मंदिर को एक पत्थर से बनाया गया है, यह विशेषता नहीं है। विशेषता यह है उस मंदिर को ऐसे सामने से नहीं बनाया, मतलब सामने पत्थर है और यहां से छीनी हथौड़ों से नहीं बनाया। उस मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर बनाया है। मतलब मान लो आप अभी यहां बैठे हो, आपके नीचे पूरा पत्थर है, पहाड़ का एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर है। अब आपको क्या करना है? आपको ऊपर से उस मंदिर को डिजाइन करना है। आज के विज्ञान में मैं कहता हूं, आज का विज्ञान 1000 साल और आगे चला जाए तो भी ये पॉसिबल है क्या? आप कल्पना कीजिए, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़े से पत्थर को ऊपर से डिजाइन करना, आप उस मंदिर को देखना, गूगल पे यूट्यूब पर सर्च करना। हमारे यहाँ नहीं लिखा गया, कभी बताया नहीं गया हमें, क्योंकि हमारा इतिहास रोमिला थापर, रामचंद्र गुहा, इरफान हबीब जैसे भारत विरोधी वामपंथी गद्दारों के द्वारा लिखित इतिहास है। मैं बहुत जवाबदारी पूर्वक बोल रहा हूं। इनकी किताबों की शुरुआत ही यहां से होती है कि भारत में मुगल आने से भारत सुसंस्कृत हुआ, भारत में अंग्रेज और मिशनरी आने से भारत में एजुकेशन आया। सत्य इससे बिल्कुल विपरीत है। भारत में अंग्रेज आने के कारण भारत की शिक्षा का भट्टा बैठ गया, भारत की एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हुई। सत्य यह है, लेकिन ये सत्य आप तक नहीं आने दिया गया। ये एक्सीडेंटल नहीं हुआ। क्या इन लोगों को कैलाश मंदिर नहीं पता होगा? क्या इन लोगों को कांजीमालम नहीं पता होगा? क्या इन लोगों को भारत के ऐसे वैशिष्ट्य पूर्वक साइंस जो है वो नहीं पता था? सबको पता था।
लेकिन कोई भी राष्ट्र आत्मसम्मान के साथ खड़ा होता है तो उसे कॉलोनाइज करना संभव नहीं है, उसका कल्चर बदलना संभव नहीं है। यदि उसे गुलाम बनाना है तो उसके मन में कुंठा भरनी पड़ेगी कि तू तो मूर्खों की परंपरा का वाहक है, तेरा बाप मूर्ख था, तेरा दादा तो जाहिल गवार था, तू बेटा शिक्षित हो जा, हमारे साथ आ जा। ये षड्यंत्र भारत के युवाओं के साथ और भारत की पीढ़ी के साथ हुआ है। भारत में 70 वर्ष तक इन चीजों को ठीक करने के लिए प्रयत्न नहीं हुए। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और उसने ये प्रयत्न किया कि भारत के युवाओं को अपनी मूल चेतना से यदि जोड़ना है तो उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम एरे गहरे नहीं हो। बाहुबली फिल्म देखी है? उसमें पहले वाले पार्ट में हीरो का क्या नाम है? अमरेंद्र बाहुबली। जब तक उसे यह नहीं पता था कि वो कौन है, माहिष्मती राज्य क्या है, वो क्या करता था? झरनों पे चढ़ता था, घूमता था, और तो उसका कुछ था नहीं। एक दिन उसे पता चला कि तू तो माहिष्मती जैसे महान राज्य का राजकुमार है, महेंद्र बाहुबली का पुत्र है, तो उसका एटीट्यूड में परिवर्तन आया ना? आया कि नहीं आया? ये जब साउथ अफ्रीका में से गुलामों को अमेरिका ले जाया गया तब डेक पर सबसे पहले उनका नाम बदला गया। क्यों? किसी का नाम, गुलामों के नाम बदलने की आवश्यकता क्यों है? जब तक आप पद्मनाभन हो, सूर्य प्रताप देव हो, तब तक आपकी एक स्मृति है, आपका एक कल्चर है, आपकी एक मेमोरी है। हम किस चीज की रक्षा के लिए खड़े होंगे? जो आपके लिए प्रीशियस है, आपके लिए मूल्यवान है, जिसका कोई मोल ही नहीं है, उसकी रक्षा के लिए आप खड़े होंगे क्या? इसलिए पहले आपके मन में यह भाव भरो कि जिस संस्कृति को, जिस परंपरा को तुम जी रहे हो, वो तो भाई एकदम छोड़ देने योग्य है। ये भाव पहले भरना पड़ता है। इसलिए इन लोगों ने पहले डेक पर सबसे पहले स्लेव्स के नाम बदले, टूबू, लुलू, टुलू ऐसे नाम दिए उनको। तो हमें यह समझना है। और भारतीय ज्ञान परंपरा के कई उदाहरण हैं। आज भी आधुनिक मेडिकल साइंस के पास जिन रोगों के उपचार नहीं है, हमारे आयुर्वेद के पास उसके उपचार हैं। और भारतीय ज्ञान परंपरा का एक वैशिष्ट्य है, हमने प्लास्टिक की खोज की, हमें लगा जीवन बहुत सुखद हो गया, प्लास्टिक की कैरी बैग, सब चीजें प्लास्टिक की आ गई। आज क्या हो गया? प्लास्टिक का न्यूसेंस, और अभी पर्यावरण के चिंतक लोग और विचारक लोग चिंता में हैं कि इस प्लास्टिक के कारण बहुत बड़ी समस्या आएगी, आ रही है, आ रहा है ना। यदि भारतीय ज्ञान परंपरा और भारत की सोचने की जो पद्धति है उसके आधार पर यदि विज्ञान खड़ा होता तो यह समस्या नहीं होती। जैसे जो विज्ञान तकनीक पश्चिमी विचार से डेवलप हुई है, वो 10 साल, 20 साल, 15 साल, 100 साल तक वो हमें सुखकारी प्रतीत हुई है। लेकिन बाद में ये ध्यान में आया है कि जो विज्ञान हमारे जीवन को सुखी करने के लिए डेवलप हुआ था, वही 50 साल बाद हमारे दुख का कारण बन रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा ऐसी नहीं है। भारतीय विज्ञान का डिजाइनिंग ही इस प्रकार किया गया है कि वो आज यदि लाभदायक है तो वो 100 साल बाद भी लाभदायक होगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। एलोपैथी की दवा लेते हैं, बाद में पता चलता है इसकी साइड इफेक्ट हो गई। आयुर्वेदिक दवा की कोई साइड इफेक्ट है क्या? तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा वापस लानी क्यों है? क्योंकि इसकी जरूरत, इसकी आवश्यकता विश्व को है। पश्चिम की त्रुटि युक्त मर्यादित सोच के आधार पर जो विज्ञान, जो साइंस डेवलप हुआ, उसके आधार पे आज जो कुछ भी संरचना हुई है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, शाश्वत नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। वो एक समय के बाद दुख का कारण बनेगी। और भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत का सोचने का तरीका ऐसा है, वो केवल अपनी चिंता नहीं करता। हमारे यहाँ पे परंपरागत सनातन की एक प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब हम अपना विज्ञान डेवलप करते हैं, जब हम हमारे सुख के लिए किसी चीज का आविष्कार करते हैं, तब हम चिंता या विचार समष्टि का करते हैं कि मेरा तो जीवन सुख से हो रहा है, कोई बात नहीं, उन पशुओं को, पक्षियों को भले नुकसान हो, पर्यावरण का, एनवायरमेंट का भले नुकसान हो, मेरा जीवन सुखकारी होना चाहिए और ये सब कुछ मेरे सुख के लिए है। पश्चिम का ये विचार घातक है और भारतीय विचार में समष्टि की चिंता करने की परंपरा है। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम ये नहीं कहते हिंदू भवन्तु सुखिनः,
हम ये भी नहीं कहते हैं कि मानव भवन्तु सुखिनः, हम कहते हैं सर्वे, मानव, पशु, पक्षी, कीचक, पर्यावरण सब में सुख हो। हमारे शांति पाठ को आप सुनना कभी, उसमें कहते हैं अंतरिक्षो शांति, वनस्पतये शांति, सब जगह हम सुख चाहते हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा को जब आप पढ़ने वाले हैं तब केवल इसके सिलेबस पर मत जाना। इस सिलेबस को इस प्रकार डिजाइन किया है कि आत्म विस्मृत बजरंग बली को पुनः अपनी शक्तियों का अनुभव हो। हनुमान जी के पास शक्ति थी, श्राप लगा, अपनी सारी शक्ति भूल गए। आज आपकी और मेरी दशा उस हनुमान जी जैसी है। हमें अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। हम बचपन से भेड़ बकरियों में बड़े हुए, हमें लगता है हम भी भेड़ बकरी है, लेकिन हम सिंह के वंशज हैं। ये लिखना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ये सिलेबस आया है। कलरीपयट्टू नाम सुना है? कम लोगों ने सुना होगा। कुंफू का नाम सबने सुना होगा। कुंफू पता है ना किस देश का ये आर्ट है, मार्शल आर्ट है? जोर से बोलो। कहां से आया कुंफू? चाइना से आया। वहाँ शाओलिन टेम्पल्स है चाइना में, और वहाँ का ये पूरा एक ट्रेडिशन है मार्शल आर्ट्स का। हमको यही बताया है ना, कुंफू उनकी विद्या है। लेकिन मैं आपसे यदि ये कहूँ, दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के बोधिधर्मन नामक युवराज जो बाद में सन्यासी बने और अपने गुरु की आज्ञा पर चीन में गए, वहाँ के लोगों को मेडिकल साइंस सिखाने के लिए, आयुर्वेद सिखाने के लिए। लेकिन वहाँ उन्होंने देखा, वहाँ पे जो शिक्षा संस्थान थे जिसे वो लोग टेम्पल कहते हैं, वहाँ पर चोर लुटेरे डकैतियों का वहाँ पर हमले होते थे आए दिन। तो उन्होंने देखा ऐसी परिस्थिति में तो क्या ही पढ़ाऊंगा, तो उन्होंने वहाँ के युवाओं को, यूथ को एकत्रित करके कलरीपयट्टू जिसे कहते हैं उसकी शिक्षा दीक्षा दी। उसका अपभ्रंश होकर आज उसका नाम कुंफू पड़ा है। हमें उतना ही पता है, हमें बोधिधर्मन नहीं पता है। और इस विद्या शाखा का, इस मार्शल आर्ट का जनक कौन है? बोधिधर्मन के भी पहले अगस्त्य मुनि ने योग के आधार पर इस युद्ध कला का विकास किया। हमने पढ़ा क्या कहीं पे? नहीं पढ़ा हमने। भारत के लोगों ने बेबीलोन तक जाकर के और यहां कंबोडिया तक जाकर के, तुर्की तक जाकर के मंदिर बनाए हैं। केवल मंदिर नहीं बनाया है, वहां का आर्किटेक्चर बनाया है। हमने पढ़ा क्या? हमको तो यही पता है कि जो इंजीनियरिंग मेडिकल साइंस हम पढ़ते हैं वो कोई न्यूटन नाम का था, कोई ये था वो था, उनको हमने शिक्षित किया। ये सत्य नहीं है। अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुआ है, ध्यान से सुनना। भारत में से 1765 से लेकर के, ईस्वी सन 1765 से लेकर के 1938 तक, इस करीब करीब 150 वर्षों में भारत में से 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट हुई है। 45 ट्रिलियन डॉलर। आज अमेरिका की इकोनॉमी कितनी है? 22.8, 22.9 और 23 तक जाती है। हमारे देश में से 150 वर्ष में केवल 45 ट्रिलियन डॉलर लूटा गया है। आज अमेरिका की इकोनॉमी 23 ट्रिलियन डॉलर है और हमारे यहां से मात्र 150 वर्षों में 45 ट्रिलियन धन लूटा गया है। अब आप अपने मन से एक प्रश्न करना कि कोई देश 45 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनता कब है? अनपढ़, जाहिल और विज्ञान से विहीन लोग कभी 45 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो सकता है क्या? एंगस मेडिसन का रिसर्च है, वो कहता है कि 10वीं ईस्वी सदी तक भारत का वैश्विक जीडीपी में योगदान 33% था। तो कोई देश 33% वैश्विक जीडीपी का उत्पाद कब करता है? जब उसके पास साइंस होता है, टेक्नोलॉजी होती है, मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट होते हैं, प्रोसेसिंग होता है, एक्सपोर्ट होता है। हम लोग सब सूरत और सूरत के आसपास रहते हैं। हमें ये पता है कि सूरत के समुद्र तट पर, पोर्ट पर, भरूच के पोर्ट पर एक समय 100-150 देशों के जहाज हुआ करते थे। बाकी बात छोड़ दो आप, मांडवी, लोथल, कालीकट और ये सब छोड़ दो, सूरत की बात करता हूं मैं आपको। हमारे यहाँ 84 नाम का एक तालुका है। उस 84 तालुके का नाम ही इस पर पड़ा है कि वहाँ 84 कंट्रीज के फ्लैग, झंडे फरकते थे यहाँ पे, उनके जो जहाज आते थे।
तो हमें सोचना यह है, हमें विचार ये करना है, जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा केवल एक सिलेबस नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे अंदर वो शिल्पकारिता पुनः प्रकट करने का प्रयत्न है। इन आक्रांताओं ने, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, भारत की संस्कृति को, शिक्षा को नष्ट करने के लिए 1000 वर्षों तक प्रयत्न रहे, उन्होंने हमारे शिल्प तोड़ दिए। शिल्प मतलब केवल मैं शिल्पों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे प्रोडक्ट्स को नष्ट किया, हमारी लाइब्रेरीज जलाई, हमारी यूनिवर्सिटी खत्म की, हमारे मंदिर तोड़ दिए। वो हमारे प्रोडक्ट्स थी, बनाया तो हमने था ना। ये शिल्प दिखा करके उस शिल्पकारिता को पुनः जीवित करने का प्रयत्न है, और ये केवल भारत के हित में है ऐसा नहीं है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा पुनः मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न इसलिए हो रहा है क्योंकि विश्व को इसकी आवश्यकता है। विश्व कल्याण भारत के उत्थान के बिना संभव नहीं है। यदि ये ज्ञान परंपरा, सोचने की हिंदू पद्धति यदि नष्ट हो जाएगी तो विश्व एक ऐसे अंतहीन चक्र में उलझ जाएगा कि जिससे वो कभी बाहर निकल नहीं पाएगा, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। आप और मैं भारतीय ज्ञान परंपरा के, भारतीय सनातन संस्कृति के वाहक हैं। हम गुलाम नहीं हैं। अपने आप को केवल एक कंपनी के एम्प्लॉय बनने के लिए प्रिपेयर मत करिए। हम उस देश के लोग हैं जिन्होंने एक समय विश्व पर राज किया था, शासन किया था, और हमारी शासन की और राज करने की कल्पना अमेरिका जैसी नहीं है, सिकंदर जैसी नहीं है। हमारे यहां से विश्व में जब लोग गए तब वहां किसी को अपनी कॉलोनी नहीं बनाया है, उन्हें संस्कार दिए हैं, उन्हें जीवन जीने की पद्धति दी है, उनके नाम नहीं बदले। आज विश्व में कई देशों में भारत के चिन्ह हैं। ये लोग वहां क्यों गए थे? ये दक्षिण भारत का एक राजकुमार बोधि धर्मन सन्यास लेकर के चीन क्यों गया था? राज्य करने के लिए गया था क्या? विश्व को भारत का एक योगदान है, उस परंपरा के अंतर्गत बोधि धर्मन वहां गए थे। तो ये सनातन संस्कृति की ये भारतीय ज्ञान परंपरा इस मैकॉले के कारण, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं के कारण, इन लोगों के कारण बाधित हुई है। उसके कारण विश्व का नुकसान हुआ है। यदि भारतीय ज्ञान परंपरा इस प्रकार डिस्टर्ब नहीं हुई होती तो आज विश्व अलग होता। आज जो टेक्नोलॉजी, जो साइंस हम देख रहे हैं उसका स्वरूप अलग होता, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं हो पाया। अब वो फिर से करना होगा तो अमेरिका और ब्रिटेन से तो लोग आके नहीं करेंगे। किसको करना होगा? आपको करना होगा। लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी शक्तियां क्या है, आपके रूट्स क्या है, कोई भी पौधा वट वृक्ष नहीं बन सकता यदि वो अपनी जड़ों से कट जाए। कितना भी साइंस डेवलप कर लो, कितना भी उसे पानी दो, कितना भी खाद दो, कितना भी सूर्य प्रकाश दो, यदि वो अपनी जड़ों से कटा है तो वो कभी बड़ा नहीं हो सकता, याद रखना। यदि आप अपनी चेतना को भूल जाओगे, अपनी मूल पहचान को भूल जाओगे, अपने सोचने का जो ढंग है विशिष्ट, उसे छोड़ करके केवल पश्चिम के पीछे भागोगे तो 3 पीढ़ियों के अंदर वो राष्ट्र खत्म हो जाता है। ये विश्व का इतिहास है। केवल मैं कह रहा हूं इसलिए मानने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने अब तक जो कहा इसमें से किसी बात से आपको प्रभावित नहीं होना है। अब तक हुआ यही ना, हमने जिनको गणमान्य माना, सम्मानजनक माना, प्राध्यापक माना, इतिहासकार माना, फिल्म मेकर माना, उनकी कही हुई बातों को हमने आदरपूर्वक देखा और उन्होंने झूठ हमें बताया। शायद हो सकता है मैं भी झूठ बोल रहा हूं। हमें क्या करना है? आप पढ़े लिखे लोग हैं, विज्ञान का युग है, इंटरनेट है, स्वयं अध्ययन करो। किसी के भी प्रभाव में आने की आवश्यकता नहीं है, मेरे नहीं और किसी के नहीं। आप स्वयं जांच करो, ऑथेंटिक सोर्स पर जाकर के पढ़ो कि हम लोग क्या थे, उसमें से आपको दिशा मिलेगी। अन्यथा केवल किसी कंपनी के एम्प्लॉय बनकर के आप रह जाओगे। एक अच्छी जॉब, 2 बच्चे, एक सुंदर पत्नी, 3 BHK फ्लैट, एक 4 व्हील गाड़ी, 5 दिन की जॉब, इसमें से निकलो। और हम क्या लोग हैं, हमने दुनिया में कितना अब तक अद्भुत किया है, उसके दर्शन करो। पुनः अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ मुड़ो। ये जो 2 यूनिट का और 30 घंटे का 2 क्रेडिट का ये जो सिलेबस आपको मिला है, केवल उस सिलेबस तक सीमित मत रहो।
वो सिलेबस आपका प्रवेश करवाने के लिए डिज़ाइन किया है। आप सेमेस्टर 2 में भी पढ़ेंगे इसको, 3 में भी पढ़ेंगे, 4 में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको केवल परीक्षा देनी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। कृपया करके इस दृष्टि से आप इसे मत पढ़ना। ये 70 वर्ष बाद, और मैं कहता हूँ ये 70 वर्ष और आक्रमण का इतिहास हम गिने तो पिछले 800-900 वर्षों बाद ये अवसर हमें आया है कि हम अपनी मूल चेतना को समझ सके, हम अपने स्व को जान सके, हम भारत के बोध को समझ सके। उस दृष्टि से यह अध्ययन करना। धर्मपाल जी की किताब, कई पुस्तकें अवेलेबल हैं, ये आपके लिए आवश्यक है। आपके मन में ये भाव रहेगा कि आप बचपन से बकरों और भेड़ों में बड़े हुए हो, तो आप भेड़ बकरी से ज़्यादा कुछ नहीं बन सकते। आपको ये अनुभूति करवाने का ये प्रयत्न है कि आप सिंह के शावक हो। मन में आपको ये तो नहीं आ रहा है ना, कुछ भी बोल रहा है, ये तो नहीं आ रहा है ना? यदि आ रहा हो तो इसको क्रॉस चेक करना और पढ़ना, केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं पढ़ना। ठीक है? तो इस भारतीय ज्ञान परंपरा को अगले 2-3 सेमेस्टर हम पढ़ेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा पुनः मुख्य धारा में आएगी, केवल सिलेबस के द्वारा नहीं। आप लोग जब रिसर्च करोगे, ऐसा कहते हैं जब तक सिंह का इतिहास शिकारी लिखेगा, आप कल्पना करो एक शिकारी ने सिंह को मारा, तो शिकारी अपनी शिकार के बारे में क्या लिखेगा कि सिंह आ रहे थे, मैं तो बहुत डेरिंगबाज आदमी हूँ, मैं सीधा अंदर घुस गया सिंहों के इसमें और मैंने फाड़ के रख दिया सिंह को। ऐसे ही लिखेगा ना? ऐसे ही लिखेगा ना? या शिकारी ऐसे लिखेगा, वो सिंह बेचारा तालाब के किनारे पानी पी रहा था, मैं दबक दबक कर वहां गया, पेड़ के पीछे छुपा मैंने और गोली मार के भाग गया। ऐसे लिखेगा क्या? जब तक इतिहास शिकारियों द्वारा लिखा जाएगा तब तक ग्लोरीफाई शिकारी को ही किया जाएगा। और हमारा इतिहास हमें नष्ट करने के लिए जो लोग प्रवृत्त हुए थे उनके द्वारा लिखा हुआ इतिहास है। सिंह का पराक्रम, सिंह का शौर्य यदि लिखना हो तो वो किसे लिखना पड़ेगा? जोर से बोलो, किसे लिखना पड़ेगा? मतलब आपको लिखना पड़ेगा ना। तो आज से 5-10 मिनट 15 मिनट जरा इंटरनेट पर भारत के विषय में थोड़ा अध्ययन करो। भारत के साइंस, टेक्नोलॉजी और जितनी विद्या शाखाएं हो सकती है, जितनी फैकल्टी हो सकती है, उतनी फैकल्टी में भारत में काम हुआ है। आपके रुचि का जो विषय है उसमें भारत में क्या काम हुआ है उसका आपको अध्ययन करना चाहिए, और ये बहुत आनंदमय अध्ययन होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है? समय पूरा हो गया लगभग। पिछले 2-3 मिनट हम कुछ प्रश्न लेंगे। यदि आपको इस विषय में कोई भी प्रश्न है तो हमारे पास मान के चलो 7-8 मिनट है, तो हम 2-4 प्रश्न ले सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। एक जन पूछेगा तो बाकी सब पूछेंगे बाद में। प्रश्न तो सबके मन में होंगे, वो प्रश्न नहीं है तो इसका यह अर्थ है या कुछ समझ में नहीं आया या सब कुछ समझ में आया है। कोई प्रश्न? प्रश्न मतलब सवाल, क्वेश्चन नहीं है? हाँ बोलो या ना बोलो तो मुझे बता दो। हाँ, पूछना है? ठीक है। यदि बोलने में मेरी कोई चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। और सर आपने मुझे यहाँ बुलाया, दीपेश सर ने भी मुझे अवसर दिया, भाई साहब ने भी हमारा स्वागत किया, तो मैं सबका पुनः आभारी हूँ। भारत माता की जय।